Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Jab on the Go series. जैब ऑन द गो सीरीज जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 25 कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम से रिलेटेड रहेगा, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक है रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। उसमें जो कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम वाला यूनिट है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ एंड फ्रूटफुल बनाइए। लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर हमने इंटरेस्ट एंड एनुटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 5000 is invested at 10% per annum compounded annually for 2 years. The amount after 2 years will be. तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने के लिए? इट इज प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n, है ना। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 5000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, यानी इट इज 0.10 एंड पावर 2। तो ये हो जाएगा 5000 1.1 पावर 2, है ना। 1.1 या 1.10 लिखो, एक ही बात है। तो सॉल्व कर कर ये आ जाएगा मेरे पास 6050, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सो आज हम वाईटीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी उससे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसे बॉन्ड्स से स्टार्ट करेंगे, डेट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, डेट क्या है? एक कंपनी को पैसा चाहिए, है ना। एक कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी लॉन्ग टर्म फंड से पैसा बोरो करती है पब्लिक से। पब्लिक से पैसा लेकर उस मनी को यूटिलाइज कर कर उससे मनी इनकम जनरेट करती है एक कंपनी, राइट। तो मनी जब पब्लिक से बोरो की जाती है तो इट इज़ ईदर इन द फॉर्म ऑफ डेट और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स, राइट। और डेट का मतलब क्या है? एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो एक ऐसा पैसा जो लोन की फॉर्म में एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डेट कहलाएगा। क्लियर? तो डेट आपके पास लोन की फॉर्म में, मैंने आपको बोला पैसा आ रहा है, तो बैंक बोरोइंग से, एफडी से, बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है, आपका एक अमाउंट बॉन्ड्स के केस में, डिबेंचर्स के केस में, डेट के केस में फिक्स्ड रहेगा। और इसके अंदर आपको किसी फ्यूचर वैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कंपनी को वैल्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको सेटल करने के लिए। और साथ ही साथ जब ये लायबिलिटी बोरो की जाती है तो इसकी पेमेंट कैसे होगी वो भी सब कुछ स्टार्टिंग में ही एग्री कर लिया जाता है। तो डेट मेरे पास दो टाइप का है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। और इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ तो बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर टर्म्स जो एक दूसरे की जगह यूज़ की जाती है। तो इंडियन कंपनीज बॉन्ड्स को डिबेंचर्स के नाम पे ही इशू करती हैं। क्लियर? बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक लोन की तरह है। एक लोन ऐसा लोन जो कि इन्वेस्टर ने बोरोवर को लोन दिया है। बोरोवर कौन हो सकता है? कोई कंपनी हो सकती है, बोरोवर गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो इन्वेस्टर ने जब कंपनी या गवर्नमेंट को लोन की फॉर्म में पैसा दिया तो उस पैसे को क्या कहेंगे? उस पैसे को कहेंगे कि वो क्या है? एक बॉन्ड है। क्लियर? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड्स के ऊपर फिक्स होता है, कि एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड बाय पीरियड जो है इन्वेस्टर को मिलता जाएगा ऑन द बोरोइंग्स, ऑन द मनी ही हैड ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लोन। जो लोन की फॉर्म में उन्होंने पैसा दिया है उसके अगेंस्ट रेट ऑफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें उस पैसे पर रिसीव होता रहेगा। सो होता क्या है कि एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास मनी है ना। तो वो कैपिटल या लोन की फॉर्म में, स्पेसिफिकली लोन की फॉर्म में जब पैसा गवर्नमेंट या किसी कंपनी को देगा, गवर्नमेंट और कंपनी क्या है यहाँ पर? एक बॉन्ड इशूअर है। तो ये क्या करेंगे? इससे मनी ले लेंगे और मनी लेने के बदले में इसको बॉन्ड्स इशू कर देंगे।
इसको क्या इशू कर देंगे, बॉन्ड्स इशू कर देंगे। इन बॉन्ड्स के ऊपर पीरियोडिक बेसिस पर कूपन पेमेंट यानी पीरियोडिक बेसिस पर इंटरेस्ट पेमेंट होती है। क्लियर। मान लीजिए कि अगर इन्वेस्टर ने कंपनी को 5 इयर्स के लिए बॉन्ड जो है लोन दिया है ना, तो कंपनी ने 5 इयर्स के लिए इन्हें बॉन्ड्स इशू कर दिए। अब क्या होगा कि हर साल एक पीरियोडिक पेमेंट जो है वो की जाएगी, फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, फिफ्थ ईयर भी। और फिफ्थ ईयर के एंड में बॉन्ड का पैसा भी इन्वेस्टर को कंप्लीटली वापस कर दिया जाएगा। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए अगर इसके ऊपर कूपन रेट 10% है, तो हर साल 10% के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव होगा, और फिफ्थ ईयर के एंड में इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, और कंप्लीट जो बॉन्ड है उसकी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी क्या हो जाएगा, रीपे कर दिया जाएगा टू द इन्वेस्टर। क्लियर। तो बॉन्ड क्या है, एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड बायर कुछ मनी देता है बॉन्ड इश्यूअर को, और बॉन्ड होल्डर्स के पास एक राइट है कि उन्हें क्या मिलेगा, कूपन पेमेंट मिलेगी, और एट द एंड ऑफ द पीरियड उन्हें उनका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी उन्हें वापस कर दिया जाएगा। क्लियर। सो बॉन्ड के क्या फीचर्स हैं कि बॉन्ड्स जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं, है ना। वन इज डेट, जिसमें आ गए हमारे पास बॉन्ड्स, एंड द अदर वन इज इक्विटी। राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनके पास इक्विटी शेयर्स खरीदने पर कंपनी के अंदर एक ओनरशिप राइट जो है वो उन्हें मिल जाता है। बट बॉन्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता, यानी बॉन्ड होल्डर्स के पास कोई भी ओनरशिप राइट नहीं है किसी भी कंपनी के अंदर। क्लियर। इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज जब बॉन्ड्स को इशू करती हैं तो उसको क्या बोल देती हैं, उसको बोल देती हैं डिबेंचर्स। क्लियर। बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट है, इनके अंदर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रहता है। अगर बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने इशू किए हैं तो वहाँ पर डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं, बट अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी बॉन्ड्स को इशू करती है तो वहाँ पर वो सिक्योर्ड बेसिस पर बॉन्ड्स को इशू करती है, यानी बॉन्ड्स के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी होती है कि इन केस कंपनी डिफॉल्ट करती है आपको पेमेंट करने में, तो आप उस सिक्योरिटी को, जो भी एसेट को सिक्योर किया गया है, प्लेज किया गया है, आप उस एसेट को बेचकर अपने बॉन्ड्स की वैल्यू को रिकवर कर सकते हो। यू हैव दैट पर्टिकुलर राइट। अगर इशुअर मतलब कि बॉन्ड इशुअर, जैसे कि बॉन्ड इशुअर कौन है यहाँ पर, बॉन्ड इशुअर या तो गवर्नमेंट होगी या फिर कोई कंपनी होगी। अगर बॉन्ड इशुअर जो है इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर पाती तो उसे उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। वहीं पर इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो कंपनीज के लिए बेनिफिशियल हैं, बिकॉज जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, और आपके कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो इंटरेस्ट वैल्यू के हिसाब से उतने कम हो जाते हैं, है ना। तो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगर कम होंगे तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट करने से कंपनीज को टैक्स का बेनिफिट रिसीव होता है। ठीक है, इसलिए भी जनरली कंपनीज अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पार्ट जो है वो रखती हैं, ताकि दे हैव एन ऑप्शन टू अर्न टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी। क्लियर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर अगर कोई शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर है तो वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और बॉन्ड्स काफ़ी हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। जिस भी पर्सन के हाथ में बॉन्ड का जो डॉक्यूमेंट है, जब आप मान लो बॉन्ड्स खरीदते हो और आपको उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट या कंपनी जिसके भी आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं उन्होंने आपको जो एक सर्टिफिकेट दिया है ना, बॉन्ड सर्टिफिकेट, वो बॉन्ड सर्टिफिकेट जिसके हाथ में होगा that person is the owner, so it is easily transferable from one person to another। तो काफ़ी लिक्विड आप इस इंस्ट्रूमेंट को कह सकते हो। Then comes some important terms related to bonds, फेस वैल्यू और द पार वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है जिस वैल्यू पर बॉन्ड को इशू किया गया है, दैट इज द फेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ने 100 रुपीज़ के बॉन्ड्स को इशू किया, तो 100 रुपीज़ जो है दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। फेस वैल्यू कह सकते हो, पार वैल्यू कह सकते हो, जितनी वैल्यू पर आपने बॉन्ड्स को बोरो किया है फ्रॉम द इन्वेस्टर। देन कूपन रेट का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट रेट। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ, 1000 बॉन्ड्स issued at
₹100 ईच एट 5% या समझ लो 6% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर कूपन रेट क्या है? कूपन रेट है 6%। फेस वैल्यू या पार वैल्यू क्या है? ₹100, क्योंकि ₹100 का बॉन्ड जो है वो इशू किया गया है। देन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का मतलब कि जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जब अगर मान लो यहाँ पर लिखा है फॉर 5 years, क्लियर, तो 5 years के एंड में जब हमारे बॉन्ड्स की पेमेंट बॉन्ड इन्वेस्टर को, जिसने मनी इन्वेस्ट की है, उसको वापस कर दिया जाएगा, या बॉन्ड इश्यूअर के ऊपर जब एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी दैट ही हैज टू रीपे द मनी टू द बॉन्ड होल्डर बैक, तो वो क्या है? उसकी मेच्योरिटी है। देन कम्स द रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू का मतलब जितनी वैल्यू पर वो बॉन्ड जो है वो वापस किया जाएगा। यूजुअली रिडम्पशन वैल्यू और जो फेस वैल्यू पार वैल्यू है वो इक्वल होती है, क्योंकि बॉन्ड जितनी वैल्यू पर इशू किया जाता है लगभग उतने पर ही उसे रिडीम किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो एक अर्निंग बॉन्ड होल्डर के लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है। बट ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता। अभी हम आगे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई विल टेल यू देयर व्हाई इट डज नॉट हैपन। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पर मार्केट में आप इस टाइम पर बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो, दैट इज द मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। देन डे काउंट कन्वेंशंस आती है। इंटरेस्ट पेमेंट के ना कुछ मेथड्स हैं बेस्ड ऑन द डे काउंट्स। 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हम लेते हैं एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जितने टाइम के लिए आपने उन बॉन्ड्स को अपने पास रखा है ना, जितने टाइम के लिए बॉन्ड्स बॉन्ड होल्डर के पास थे, डिवाइडेड बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ द डेज इन अ ईयर। क्लियर, अगर आपका लीप ईयर है तो 366 हो जाएंगे, अगर आपका लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज हो जाएंगे। क्लियर, तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जितने टाइम के लिए बॉन्ड था और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। सेकेंड मेथड है एक्चुअल डिवाइडेड बाय 365, कि एक्चुअल तो जितने दिन के लिए इंटरेस्ट आपने अर्न करना है वही आएगा यहाँ पर, और 365 से मतलब क्या है कि हम ये मानकर चलते हैं कि ईयर में डेज कितने हैं? 365, इवन इफ वो लीप ईयर है। क्लियर, देन एक्चुअल डिवाइड बाय 360, वहाँ ये मानकर चला जाता है कि हमारे ईयर में, एक ईयर में कितने डेज हैं? 360 डेज हैं। क्लियर, एंड देन दिस 30 डिवाइड बाय 360, 30 डिवाइड बाय 360 का मतलब है जब मंथ वाइज इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी तो वहां पर ये माना जाएगा कि एक मंथ में 30 डेज ही हैं, चाहे वो फेब्रुअरी है चाहे वो जनवरी है, मतलब चाहे वो ऐसा मंथ है जिसमें 31 डेज हैं या चाहे वो ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज हैं, हम एक यूनिफॉर्मिटी मानने के लिए कि हर महीने में कितने डेज हैं, 30 डेज ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, तो इंटरेस्ट पेमेंट के कुछ मेथड्स हैं जो कि आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किए। देन कम्स द टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ना बहुत अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किए जा सकते हैं कि बॉन्ड्स का टैक्स स्टेटस कैसा है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, उनका मेच्योरिटी पीरियड कितना है, इशू किस टाइप से वो बॉन्ड्स किए गए हैं, क्रेडिट की क्या क्वालिटी है। सो लेट्स सी कि कौन से बॉन्ड्स के टाइप होते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर रेट, जो कूपन रेट है वो क्या है? फिक्स्ड है, कूपन रेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि 1000 बॉन्ड्स ₹100 के इशू किए थे एट 6%, तो वहां पर फिक्स्ड रेट बॉन्ड थे जिनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6% था। देन कम्स द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होंगे जो कि रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिंक किए जाएंगे, यानी इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बढ़ता भी रहेगा या फिर कम होता रहेगा। देन कम्स जीरो कूपन बॉन्ड्स। अभी मैंने आपको प्रीवियसली भी बात की, जीरो कूपन बॉन्ड्स एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं जो कि 0% कूपन रेट पर इशू किए जाते हैं। अगर 0% कूपन रेट पर इशू किए जाते हैं तो इसके ऊपर आपको इनकम कैसे होगी, है ना? बॉन्ड होल्डर को इनकम किस तरीके से होगी? सो जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। मान लीजिए एक बॉन्ड ₹100 का है, वो इशू ही ₹85 पर किया जाएगा, लेकिन जब वो रिडीम होगा तो रिडीम वो ₹100 यानी उसकी पार वैल्यू पर रिडीम किया जाएगा। तो ये जो ₹15 का डिफरेंस है दैट इज द इनकम फॉर द बॉन्ड होल्डर। और यहाँ पर
आपकी रिडम्पशन वैल्यू आपकी इशू प्राइस से सेम नहीं है। आपका इशू प्राइस यहाँ 85 है और रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 100 है। तो आपके शेयर्स डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और पार वैल्यू पर क्या किए जाते हैं, रिडीम किए जाते हैं। देन कम्स हाई यील्ड बॉन्ड। हाई यील्ड बॉन्ड क्या होते हैं, इनके ऊपर हाई लेवल ऑफ इनकम, हाई लेवल ऑफ इनकम आपको इन बॉन्ड्स के ऊपर रिसीव होती है। इन बॉन्ड्स को जंक बॉन्ड्स भी बोलते हैं बिकॉज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और समटाइम्स आपको इन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट इनकम रिसीव नहीं हो पाती है एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। एंड देन कम्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स जिनके पास ऑप्शन है कि अगर वो चाहें तो खुद को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आर इन्फ्लेशन इंडेक्स फंड्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स फंड्स मतलब जो कि इन्फ्लेशन के साथ जिनको मैच किया जाएगा, इन्फ्लेशन के साथ इनके जो कूपन रेट्स हैं या प्रिंसिपल जो पेमेंट होगी उसको चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। अदर इंडेक्स फंड्स जिन मतलब जैसे कि अगर आपने इक्विटी के साथ लिंक कर दिया तो इक्विटी लिंक्ड इंडेक्स फंड्स हो गए इस तरीके से। तो जैसे जैसे अगर इक्विटी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एसेट बैक सिक्योरिटीज। एसेट बैक सिक्योरिटीज ऐसी होंगी जहां पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट के अगेंस्ट आप कहीं ना कहीं किसी एसेट को सिक्योर कर कर चलते हो। तो मान लीजिए कि आपने उस पर्टिकुलर बॉन्ड की इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं की, सो दे हैव द राइट दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट देयर मनी बाय सेलिंग दैट पर्टिकुलर एसेट और सेलिंग दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। देन कम सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड। सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर लो प्रायोरिटी होगी। देखिए जब भी आप लिक्विडेशन होती है किसी कंपनी की, लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी के ऑपरेशन से शट डाउन हो गई, कंपनी अब बंद हो गई है ना। तो रीपेमेंट का क्या सिनेरियो रहता है, यूजुअली सबसे पहले बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन्स कुछ भी कह लो, इनकी रीपेमेंट होती है। देन रीपेमेंट इज डन टू द प्रेफरेंशियर्स एंड एट लास्ट जो रीपेमेंट है, अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। क्लियर। तो सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड्स क्या होंगे, रेगुलर कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स के बाद उन्हें पैसा वापस किया जाएगा। क्लियर। तो उनको कम प्रायोरिटी मिलेगी इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप इज कवर्ड बॉन्ड्स। कवर्ड बॉन्ड्स ऐसे जहाँ पे आपके कैश फ्लोज मोर्टगेजेस या किसी पब्लिक एसेट के साथ बैक किए जाएंगे। परपेचुअल बॉन्ड्स ऐसे जिनकी कोई मेच्योरिटी वैल्यू ही नहीं है, माना जाता है कि ये बॉन्ड्स बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। बियरर बॉन्ड्स जिनका ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है, सो दीज बॉन्ड्स आर ट्रांसफरेबल, जिसके हाथ में बॉन्ड होगा उसी को उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। और ट्रेजरी बॉन्ड जो कि नेशनल गवर्नमेंट जिन बॉन्ड्स को इशू करती है और इनके ऊपर डिफॉल्ट रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं। सो दोज बॉन्ड्स आर नोन एज ट्रेजरी बॉन्ड्स। ऑप्शनैलिटी इन बॉन्ड्स की बात करते हैं। बॉन्ड्स में दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। देखिए बॉन्ड्स क्या हैं, बॉन्ड्स एक कंपनी ने बॉन्ड होल्डर से कुछ पैसे लिए है ना, तो बॉन्ड होल्डर से 500 करोड़ रुपीस जो हैं वो लिए हैं और 9% सेमी एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट पे करना एग्री किया है ना। तो ये क्या है, बॉन्ड इशुअर है और ये कौन पर्सन क्या है, बॉन्ड होल्डर है। इसने अपने 500 करोड़ 5 ईयर्स के लिए एबीसी लिमिटेड को दिए हैं। तो एबीसी लिमिटेड क्या करेंगी, 9% पर एनम, 9% पर सेमी एनम, ठीक है, सेमी एनुअली 9% जो है वो क्या मिल रहा है, इसे कूपन पेमेंट मिल रही है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और 5 ईयर्स के एंड में क्या मिलेगा इन्हें, 5 ईयर्स तक तो कंप्लीट वो मिलेगी कूपन पेमेंट 9% की, 2 बार दैट 2 साल में। और 5th ईयर के एंड में इन्हें अपने 500 करोड़ रुपीस भी वापस मिल जाएंगे। सो ऑप्शनैलिटी इन बॉन्ड्स का क्या मतलब है, दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स क्या हैं, जहां पर बॉन्ड इशुअर के पास राइट है, यानी कि कंपनी या गवर्नमेंट जिन्होंने बॉन्ड्स को इशू किया है उनके पास राइट है कि वो बॉन्ड की जो रीपेमेंट है मेच्योरिटी डेट से पहले कर दें। अगर मेच्योरिटी डेट से पहले रीपे कर देते हैं तो उन बॉन्ड्स को क्या कहा जाता है, कॉलेबल बॉन्ड्स कहा जाता है। बॉन्ड इशुअर उन्हें पार वैल्यू पर या फिर प्रीमियम वैल्यू पर रिडीम कर सकता है। देन आर
पुटेबल बॉन्ड्स में बॉन्ड होल्डर के पास राइट होता है कि वो फोर्स कर सकता है कंपनी को कि आप मेरा पैसा बिफोर द मेच्योरिटी डेट वापस करो। मेच्योरिटी डेट यानी अभी 5 इयर्स, जैसे मान लो ये बॉन्ड्स इशू हुए थे, 5 इयर्स नहीं हुए हैं, लेकिन इस बॉन्ड होल्डर ने एबीसी लिमिटेड को कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो दैट आर नोन एज द पुटेबल बॉन्ड्स। इनको रिट्रैक्टेबल बॉन्ड्स भी कहा जाता है। देन आर सम मेथड्स रिलेटेड टू रीपेमेंट ऑफ डेट। डेट को आप लोन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के हिसाब से वापस कर सकते हो। 3 रीपेमेंट मेथड बहुत ही कॉमन है। फर्स्ट इज इक्वल मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, जहां पर प्रिंसिपल जो है वो सेम लेवल पर रहेगा और इंटरेस्ट जो है वो पीरियड के हिसाब से अप्लाई किया जाएगा। तो इक्वल क्या है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, इक्वल प्रिंसिपल लेवल। देन इज इक्वेटेड मंथली एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, जहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर टोटल जो है वो इक्वल होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहेगा। एंड बुलेट बलून रीपेमेंट क्या है, यहाँ पर एंटायर लोन जो है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड अलोंग विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे किया जाता है, या फिर इंटरेस्ट पीरियोडिकली पे किया जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के एंड में वापस कर दिया जाएगा। क्लियर। सो सबसे पहला मेथड देखते हैं, इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इस बात को ध्यान देंगे, ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिखा है, मतलब प्रिंसिपल हर महीने सेम जाएगा, सेम एवरी मंथ, एंड प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो विद द टाइम वेरी करती रहेगी। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल हर महीने सेम जाएगा और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो वेरी करती रहेगी। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने, योर फ्रेंड बोरोड 1000 रुपीज फ्रॉम यू एंड वांट्स टू रीपे यू ऑन मंथली बेसिस rather than the whole amount all at once at the end of the year. The important point here is that he will owe you less in principal each month. द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, यानी मंथ वाइज अगर निकालूं तो 0.667 पर मंथ जो है आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है। तो अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है 1000 रुपीज अगर बोरो किए हैं, तो हमने क्या किया, 1000 को 12 से डिवाइड कर लिया, तो वो आ गया 83.33। क्लियर। जब वो 83.33 आ गया तो हर मंथ प्रिंसिपल कितना पे करेंगे, हम 83.33 पे करेंगे। क्लियर। प्रिंसिपल पेमेंट इज सेम एवरी मंथ। और इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगी, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1000 पर, क्योंकि 1000 बैलेंस था। यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.667%, तो वो आ गया 6.67। तो टोटल पेमेंट कितनी हुई, 83.33 प्लस 6.67। नेक्स्ट मंथ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो हुआ 916.67 के ऊपर। ठीक है। उसके नेक्स्ट मंथ 833 पे, उससे नेक्स्ट मंथ 750 पे, उससे नेक्स्ट मंथ 666 पे। तो हर मंथ बाय मंथ आपका जो बैलेंस है वो कम होता गया, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी देखिए आपकी मंथ बाय मंथ क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, और टोटल पेमेंट भी आपकी एवरी मंथ क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट मेथड क्या है, इक्वेटेड मंथली एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मुझे गिवन है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई। तो अगर मान लीजिए अगेन सेम क्वेश्चन है कि आपके फ्रेंड ने आपसे 1 लाख रुपीज बोरो किए हैं और वो आपको रीपे करना चाहता है ऑन द मंथली बेसिस रैदर देन द होल अमाउंट एट द वंस। तो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने हमें दिया हुआ है 12%। तो हम इस फॉर्मूला में पुटअप करके, जहाँ पर प्रिंसिपल 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और एन आपके पास जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, है ना। तो आपके पास कैलकुलेशन कर कर ये ईएमआई आएगी 8885। क्लियर। तो क्या होगा कि लोन आउटस्टैंडिंग मेरा 1 लाख है, 1 लाख में से अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसके ऊपर, 1 लाख का 12% फॉर 1 मंथ, यानी कैलकुलेशन करिए, देखिए ये आ जाएगा 1 लाख
12% एंड 1 मंथ मतलब 1/12। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं सीधा इसका 1% कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया ना। इसका 1% कैलकुलेट किया तो 1000 आ गया। 1000 आ गया तो टोटल ईएमआई कितनी है 8885, उसमें से 1000 माइनस कर दीजिए, आपकी ईएमआई कितनी बची, प्रिंसिपल कितना कवर हुआ आपका यहाँ पर 7885। नेक्स्ट आपने 92115 का 1% निकाला तो वो आ गया 921 राउंड ऑफ करने पर। तो 8885 में से 921 को माइनस किया तो आपका प्रिंसिपल कितना कवर हो गया 796.4। तो यहाँ पर भी हर मंथ आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि लोन आउटस्टैंडिंग की वैल्यू कम होती जाएगी। और ईएमआई का स्टार्टिंग में मेजर पार्ट इंटरेस्ट होगा और प्रिंसिपल कम पे होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट्स आगे बढ़ती जाएंगी, प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट इंटरेस्ट का कम होता जाएगा और प्रिंसिपल की रीपेमेंट का अमाउंट ज़्यादा होता जाएगा। क्लियर। और बुलेट बलून मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ पर एंटायर लोन अमाउंट जो है वो पीरियड के एंड में पे किया जाता है अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर आप कैलकुलेशन कर सकते हो फॉर द कंप्लीट पेमेंट। ठीक है, और इसके लिए हम सिंकिंग फंड बनाते हैं ताकि कि जब आपकी रीपेमेंट हो उस टाइम पर आपको पास एक सफिशिएंट कैश फ्लो मेंटेन्ड हो फॉर द रीपेमेंट, अदरवाइज आप पैसा एकदम से कहाँ से लेकर आओगे। तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, ऑल दो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से भी इसको इजीली कवर अप कर पाएंगे। देन कम्स वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की वैल्यूएशन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बॉन्ड की वैल्यूएशन करने के लिए देखिए कि आपको ये पता है कि अगर आपके पास आज एक बॉन्ड है तो उससे आपको फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट होते हैं, है ना। फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना यानी कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना। क्लियर। इसके लिए एक फॉर्मूला है समीशन समीशन आई अपॉन आई, मतलब जो हमारे पास इंटरेस्ट है, आई अपॉन 1 + KD। KD का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, KD पावर T, T मतलब टाइम पीरियड, प्लस FF मतलब फेस वैल्यू, 1 + KD पावर N। ठीक है, तो ये भी आपका टाइम के लिए आएगा। अब देखिए आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो जो इंटरेस्ट एन्युटीज वाला लेक्चर था, वहां पर मैंने आपको एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते थे 1 प्लस जो भी मेरे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आती थी। ठीक है, 1 + इंटरेस्ट रेट पावर n से, है ना। तो ये मेरे पास आ जाती थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, और ऐसे ही फेस वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाती थी। यही बात थी। तो अगर मैं बॉन्ड्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो उस केस में भी मैं इसी फॉर्मूला को यूज़ कर सकती हूँ। मान लीजिए कोई ऐसे बॉन्ड्स हैं जो 5 ईयर्स के लिए इशू किए गए। ठीक है, ऐसे कह लीजिए कि 1000 रुपी का एक बॉन्ड है जो कि 5 ईयर्स के लिए इशू किया गया है और इसके ऊपर कूपन रेट ना 10% है। क्लियर। तो अगर 5 ईयर्स के लिए इशू किया गया है तो मेरे इनफ्लोज कितने ईयर्स के लिए होंगे, 5 ईयर्स के लिए होंगे, है ना। फर्स्ट ईयर में इन सब 5 ईयर्स में मुझे क्या मिलेगा, कूपन पेमेंट मिलेगी, यानी कि 1000 रुपी का 10% मुझे रिसीव होगा, यानी 100 रिसीव होगा अपॉन 1 + 0.10 पावर 1, यानी ऐसे हो जाएगा ना 100 अपॉन 1 + 1 पावर 1, देन 100 अपॉन 1 + 1 पावर 2, 100 अपॉन 1 + 1 पावर 3, 1 + 1 पावर 4 एंड 1 + 1 पावर 5। यही किया था लास्ट लेक्चर में। और 5th ईयर के एंड में मुझे फेस वैल्यू भी रिसीव होगी, यानी कितनी, 1000 अपॉन 1 + 1 पावर 5। इन सबको सम अप कर कर सबकी वैल्यूज जो आ जाएंगी, इन्हें जब सम किया जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर। आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और दिस जो इजी वाला मेथड है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इससे भी आप कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, आपको अगेन यहाँ पर वही सब कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, लेकिन हमने भी लास्ट टाइम यही मेथड डिस्कस किया था, दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड इट दिस वे।
क्लियर। यहाँ पर भी सबमिशन लगी हुई है। सबमिशन लगने का मतलब क्या है कि आपको इन सबको क्या करना है, सम अप करना है। हमने भी सबको सम अप किया है। कैलकुलेटर है तो इजी रहेगा कैलकुलेशन करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। देन कम्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। हमने एक फॉर्मूला किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकालने का, सी इंटू वन प्लस आर पावर एन माइनस वन आर इंटू वन प्लस आर पावर एन। तो यही हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू दोनों ही केसेस में हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सिमिलर है, जहाँ पर वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए इंटरेस्ट अपॉन वन प्लस के डी पावर टी, तो के डी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही कूपन पेमेंट है, एक ही बात है। और फेस वैल्यू वन अपॉन के डी पावर एन। तो इससे ही ये फॉर्मूला निकला है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी जगहों पर अप्लाई हो रहा है, तो आपको मल्टीपल फार्मूलाज को लर्न अप क्रैम अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई बॉन्ड्स ऐसे हों जिनके ऊपर सेमी एनुअल इंटरेस्ट हो तो क्या होगा, तो आपका इंटरेस्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं तो जहां पर हमने 1000 बॉन्ड्स की बात की थी जो कि 10% पर इशू किए गए थे 5 ईयर्स के लिए, है ना। ये 10% क्या था, पर एनम था इंटरेस्ट। और अगर मेरे बॉन्ड्स के ऊपर पेमेंट सेमी एनुअली है तो सेमी एनुअली का मतलब क्या, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी। अब मेरे को पेमेंट्स कितनी रिसीव होंगी, 5 ईयर्स हैं लेकिन मुझे पेमेंट्स कितनी रिसीव होंगी, आई विल रिसीव 10 पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। कितने कितने अमाउंट की, 5% की मुझे पेमेंट रिसीव होगी। हर 6 महीने बाद मुझे पेमेंट रिसीव होगी और जो 10th इंस्टॉलमेंट होगी उसके लास्ट में मुझे मेरे बॉन्ड्स की फेस वैल्यू भी वापस मिल जाएगी। क्लियर। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, जस्ट अ सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000 बियर्स अ कूपन रेट ऑफ 12% सेमी एनुअली। अब ये जो 12% है ना, ये ऑलरेडी सेमी एनुअल है तो इसे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। एंड एज अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 years व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, the required rate of return on the bond is 10% and what is the value of this bond। तो पहले तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट निकाल लूंगी। यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट पेमेंट कितनी हो रही है, दैट इज 1000 का 12% यानी कि 120। फिर ये सेमी एनुअली पे हो रहा है, 3 years हैं, तो मेरे को कितनी पेमेंट्स रिसीव होंगी, आई विल रिसीव 6 पेमेंट्स फॉर दिस। 6 पेमेंट्स रिसीव करने का मतलब है 120 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर 1, 120 डिवाइड बाय 1.12 पावर 2, देन पावर 3, पावर 4, पावर 5 एंड पावर 6। और मेरे को लास्ट में क्या आ जाएगा, सॉरी 1.10 आएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 6। इन सबको सम अप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। दिस इज फॉर यू टू सॉल्व। आप इसको सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट करंट यील्ड ऑन बॉन्ड। करंट यील्ड ऑन बॉन्ड निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कूपन इंटरेस्ट को मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दो, ठीक है। आपको ये पता चलता है कि अगर आप अपने बॉन्ड को मार्केट प्राइस पर परचेज करते हो तो आपको कितना कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिसीव होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बॉन्ड वैल्यू जिसकी फेस वैल्यू 1000 है और उसका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, उसको आपने मार्केट में कोट किया एट 800, तो करंट यील्ड कैसे निकलेगी, तो करंट यील्ड निकल जाएगी 8% कूपन इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 800। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 10% करंट यील्ड ऑन बॉन्ड जो है वो मेरे पास निकल कर आ जाएगी। क्लियर। यील्ड टू मैच्योरिटी YTM जिसकी बात कर रहे थे, यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन बॉन्ड क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय द इन्वेस्टर हु परचेजेज अ बॉन्ड एंड होल्ड्स टिल मैच्योरिटी। कहने का मतलब कि अगर आप एक बॉन्ड को खरीदते हो और उसे मैच्योरिटी तक होल्ड कर कर रखते हो तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न अर्न होगा ऑन दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। इट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉमिस कैश फ्लोज। जो भी आपको कैश फ्लोज रिसीव होंगे उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दैट इज योर YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन बॉन्ड।
फॉर्मूला आपका ये रहेगा, एनुअल इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू माइनस जो आपका मार्केट प्राइस है अपॉन मेच्योरिटी एंड फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं इससे। देन कम्स ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। देखिए मेच्योरिटी रिडम्पशन ऑफ द बॉन्ड में हमने एक मेच्योरिटी डेट पढ़ी थी, है ना। मेच्योरिटी क्या होती है कि जितने टाइम पीरियड के लिए वो बॉन्ड इशू किया गया है, बट ड्यूरेशन और मेच्योरिटी दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ड्यूरेशन का मतलब क्या है, देखिए एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड से हमें रेगुलर कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं, है ना, हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है पीरियोडिक बेसिस पर मिल रही हैं और एंड में हमें प्रिंसिपल भी रीपे हो रहा है। बट ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है कि इट डिफाइंस दैट टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड में आपके बॉन्ड की जो वैल्यू है वो रिकवर हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट के हिसाब से विद टाइम वर्थ ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज होती रहती है ना। तो हमें आज अपने बॉन्ड्स को देखना है कि कितने टाइम में मेरे बॉन्ड्स का पैसा मुझे फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से रिकवर हो जाएगा। तो दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या है, होल्डिंग पीरियड एट द एंड ऑफ विच द होल्डर इज नॉट इफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब यहाँ तक उसकी पेमेंट रिसीव जो है वो हो चुकी है कंप्लीटली, उसका इन्वेस्टेड अमाउंट कवर हो चुका है, अब उसको इंटरेस्ट रेट का कोई भी रिस्क जो है वो नहीं रहा है। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैलकुलेशन करने का एक मेथड है, इसको हम मैकलेस ड्यूरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका फॉर्मूला रहता है, तो एग्जामिनेशन में आई डोंट एक्सपेक्ट कितना बड़ा फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा या इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में आएगी। तो क्या लिखा है, डिटरमाइन द कैश फ्लोज फ्रॉम होल्डिंग द बॉन्ड एंड देन डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज। वही अगेन, मान लीजिए आपको क्या कैश फ्लो 5 साल के लिए या 3 साल के लिए आपने मान लो, हम ये मान के चलते हैं कि अगर मैं 3 ईयर्स के लिए किसी बॉन्ड को इशू करती हूँ तो मुझे क्या रिसीव होगा, 3 ईयर्स के लिए मुझे इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होगी, है ना। देन मुझे लास्ट में फेस वैल्यू रिसीव होगी, यही बात है 3 ईयर्स के एंड में। कैश फ्लोज मेरे पास आगे 3 इंटरेस्ट पेमेंट और एक फेस वैल्यू। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज। इन कैश फ्लोज की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो क्या किया जाएगा, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर 1, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर 2, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर 3 एंड फेस वैल्यू के केस में भी क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट रेट पावर 3। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मेरे बॉन्ड्स 3 साल के लिए इशू किए गए हैं। फिर मल्टीप्लाई द पीवीज बाय रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट बिफोर द वैल्यू इज रिसीव्ड। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3, और इनको प्लस कर दो, इनका सम कर दिया जी। फिर sum these products and divide the present value of the to get the duration। यानी अब आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 3। तो इतना बड़ा फॉर्मूला रहेगा मेरा मैकलेस ड्यूरेशन का। यूजुअली एग्जाम में इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं आएगा, स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हमने इसको कवर अप कर लिया है। दिस इज योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन पे बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ये ड्यूरेशन मैकले ड्यूरेशन वाली ड्यूरेशन की बात ही कर रहा है, तो आपको मैकले ड्यूरेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, आप उसको 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लीजिए, कूपन रेट कह लीजिए, उसके साथ आपको डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड्स की ड्यूरेशन से रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि हमेशा ड्यूरेशन मेचोरिटी से कम होगी, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो आपको मेचोरिटी से पहले ही रिकवर जो है वो हो जाना चाहिए। दैट इज़ वाई यू हैव इन्वेस्टेड इन दोज पर्टिकुलर बॉन्ड्स, कि आपको आने वाले सालों में ज़्यादा इनकम रिसीव हो। तो हमेशा ड्यूरेशन मेचोरिटी से कम होगी। लेकिन अगर ज़ीरो कूपन बॉन्ड है तो जहाँ पर पेमेंट ही आपको एंड में रिसीव हो रही है, तो वहाँ बॉन्ड की ड्यूरेशन मेचोरिटी के बराबर होगी। ड्यूरेशन जो परपिचुअल बॉन्ड्स पे अगर हमें निकालनी हो तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय 1 प्लस आर अपॉन आर। जितना ज़्यादा कूपन बॉन्ड की टर्म होगी उतना ज़्यादा मेच्योरिटी और ड्यूरेशन के बीच में डिफरेंस होगा। और ड्यूरेशन और वाईटीएम जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, जितना ज़्यादा कूपन रेट होगा उतनी कम ड्यूरेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी।
सो आज वाले कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका नवंबर 2025 में आया था. आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से. आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को उनके डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है. तो गवर्नमेंट बॉन्ड, कवर्ड बॉन्ड, बियरर बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड. So first one is bonds issued by the banks or institution backed by a pool of high quality assets serving as collateral. So ये bonds कौन से होंगे जिसके अंदर mortgage assets को आपने mortgage किया तो ये आपके आ जाएंगे covered bonds. देन बॉन्ड्स दैट डू नॉट कैरी द नेम ऑफ द होल्डर, तो वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं? बेयरर बॉन्ड्स होते हैं. whoever holds the physical certificate is presumed to be the owner. गवर्नमेंट ने अगर इशू किए हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो जाएंगे. एंड बॉन्ड्स दैट डू नॉट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट बट आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, तो वो मेरे पास कौन से बॉन्ड्स होंगे? जीरो कूपन बॉन्ड्स होंगे. तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, फेस वैल्यू आपको गिवन है, कूपन रेट गिवन है, मेच्योरिटी गिवन है एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको प्रोवाइडेड है 12%. तो आपको निकालनी है बॉन्ड की वैल्यू. बॉन्ड की वैल्यू निकालने के लिए वही प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे. अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाती हूँ तो क्या आएगा आपके पास? कितनी बार इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होगी? 2 बार. और साथ ही साथ आपको क्या रिसीव होगी? फेस वैल्यू. तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो. 1 अपॉन इंटरेस्ट रेट पावर 1, 1 upon interest rate power 2 and 1 upon interest rate again power 2. तो इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है? आपका कूपन रेट है 10%. 1000 का 10% मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 एंड फेस वैल्यू इज 1000. क्लियर? तो 1 प्लस मेरा रिक्वायर्ड रेट कितना है? 12%, यानी 0.12 पावर 1. तो इसको सिंपली लिख लेते हैं 1.12 पावर 2, 1.12 पावर 2. तो इनकी जब मैंने प्रेजेंट वैल्यूज निकाली तो कैलकुलेट करके मेरे पास आंसर आ रहा है 966.19 समथिंग, यानी कि मेरे पास जो 966 ऑप्शन बी है वो यहाँ पर क्या होगा? सुटेबल ऑप्शन होगा. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. आप इसको सॉल्व कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताएंगे. और एक और कैलकुलेशन मैंने आपको बीच में बोली थी दैट यू विल डू योर सेल्फ, तो आप उसका आंसर भी मुझे ज़रूर लिखकर बताएंगे. आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एडुटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं. आई विल गिव यू अ वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज. यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर, सर्च फॉर edutap.in. एडुटैप की वेबसाइट आपको विजिबल होगी. कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे एंड जैप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे. स्क्रॉल डाउन करने पर जैप के सभी कोर्सेज आपको विजिबल होंगे. द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स, मास्टर कोर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, जहां पर आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस. आपको यहाँ पर कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे. लाइव क्रैश कोर्स का एक्सेस भी आपको मास्टर कोर्स में अब मिलेगा. सो दिस इज अ कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स एज आई सेड अर्लियर. फास्ट ट्रैक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे. 60 कंसेप्ट क्लासेस में आपकी JIIB का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर अप कर लिया जाएगा. मॉर्निंग इवनिंग में क्लासेस रहेंगी. अगर आप क्लास का लाइव वर्जन मिस कर देते हैं तो आप उसके रिकॉर्डेड वर्जन को भी देख सकते हैं. यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी कॉल्स, डिस्कशन फोरम, फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक भी अवेलेबल है. साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है बट आपको MCQ, एग्जाम ओरिएंटेड MCQ नहीं मिल पा रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन जॉइन अर टेस्ट सीरीज. यहाँ पर आपको एग्जाम लेवल्स के हिसाब से जो MCQs बनाए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप एग्जाम एनवायरनमेंट फील कर कर अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं और अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी कर सकते हैं. इन कोर्सेज को अवेल करते टाइम उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो. आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. साथ ही साथ कोई और डाउट और क्वेरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, email कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर.
मिलते हैं टैब ऑन द गो के अगले सेशन में। पढ़ाई जहाँ रुकती नहीं, साथ चलती है।